अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो का टॉपिक है कंटेंट राइटिंग स्ट्रेटजीज़, यानी जो भी मुख्तलिफ असनाफ का डिफरेंट किस्म का फॉर्मेट्स के ऊपर आपने कंटेंट लिखना है, उसकी कुछ स्ट्रेटजीज़ क्या हो सकती हैं जो अक्रॉस द बोर्ड अप्लाई होती हैं। लेट्स सी व्हाट कंटेंट भी है। बेसिकली आपको अपने मकसद को याद रखना होगा। आपका पर्पस क्या है? क्या आप एजुकेट करने के लिए कंटेंट लिखना है, मार्केटिंग के लिए लिखना है, या एंटरटेन करने के लिए लिखना है? और बाकी की आपकी चॉइसेस उस गोल के मुताबिक होंगी, आपकी अपनी इंक्लिनेशन के मुताबिक नहीं, बल्कि जो गोल आपको दिया गया है। उसके अलावा ये आपको देखना होगा कि आपके क्लाइंट ने आपको क्या कहा है। हो सकता है आपको ये लगे, या आमतौर पे ये कहा जाता है कि ब्लॉग जो है वो बेतकल्लुफ़ और कैजुअल अंदाज में लिखा जाता है और आर्टिकल सीरियस तौर पे लिखा जाता है, लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता। तो इसमें आप लेबल्स में नहीं उलझिएगा, बल्कि आप ये देखें आपके क्लाइंट ने आपको क्या कहा है। अगर क्लाइंट ने ये कहा है कि आप ब्लॉग लिखें एक सीरियस टॉपिक के ऊपर, जैसे कि अभी यूक्रेनियन वॉर के ऊपर कुछ ब्लॉग्स भी लिखे जा रहे हैं और उसकी भी जॉब्स अभी एडवर्टाइज हुई हैं रिसेंटली, तो उसमें फिर ऑब्वियसली आप सीरियस टोन के साथ ही लिखेंगे उसको, और उसमें आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिसर्च करके ही लिखेंगे। तो इसलिए जो आपका टास्क एट हैंड है, जो क्लाइंट ने दिए, उसको देख के आप अपनी चॉइसेस, टोन और कंटेंट के किस तरह से आपने उसको अरेंज करना है और किस तरह प्रेजेंट करना है, किस मूड के साथ, वो उसके हिसाब से देखिएगा, ना कि कौन से वो लेबल के अंडर है। अच्छा, कुछ अगली स्लाइड्स में आपको हमने कुछ मिसालें दी हुई हैं कि भाई कैप्शन कैसे लिखें, विजुअल्स ऐड करें ना करें, ये वो, लेकिन ये सिर्फ सजेशंस हैं। आपने ये देखना है कि आपकी जॉब के मुताबिक क्या है, आपको क्लाइंट ने ब्रीफिंग क्या दी हुई है। हो सकता है उसकी ब्रीफिंग में कुछ मुख्तलिफ हो बिल्कुल जो हम आपको कह रहे हैं उससे। सो क्लाइंट इज़ किंग जैसे कहा जाता है, तो उसके मुताबिक ही आपने करना है। आपने जो आपका एग्जैक्ट टॉपिक है, जैसे आप ओबिचुरी लिख रहे हैं या यूलोजी कोई लिख रहे हैं, जिस क्योंकि हम उसकी डिटेल्स में इस कोर्स में नहीं जा रहे, लेकिन अगर आप लिख रहे हैं क्योंकि आप माशाल्लाह लिखना सीख रहे हैं, तो आपने उसको फिर सीरियस और सॉम्बर ही नोट उसका रखना है, उसी हिसाब से करना है। ठीक है, टाइटल्स के बारे में देखते हैं कि कैची टाइटल्स होने चाहिए, क्योंकि आपको व्यूज़ चाहिए, क्लिक्स चाहिए। जो भी आपका क्लाइंट है जो कंटेंट यूज़ करेगा, उसको व्यूज़ और क्लिक्स चाहिए, तो टाइटल अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ना कि बुकिश सा और हेवी सा हो। उसके लिए कुछ देखते हैं टिप्स जो यहाँ पे हमारे पास। ये हो सकता है कि आप पहले आर्टिकल लिख लें या ब्लॉग या जो भी कंटेंट आप प्रोड्यूस करें, और उसके बाद उसका आप कैप्शन दें, ताकि आपके पास सारे आइडियाज़ हों और पूरी शक्ल हो जिसके मुताबिक आपने और उसके साथ अलाइन करके आपने उसको टाइटल देना है। कोई उसका एक तरीका ये है कि कोई कॉमन सेइंग लेके और उसको आप रद्दो-बदल कर सकते हैं। जैसे एक सेइंग है, हेयर टुडे गॉन टुमारो। इसको अक्सर आप देखेंगे कि जो हेयर केयर के आर्टिकल्स होते हैं उसमें लिखा हुआ होता है हेयर टुडे, HAIR, यानी बाल, टुडे, गॉन टुमारो, यानी ये ना हो कि आपके बाल झड़ जाएं या गिर जाएं, इसलिए आप उसका ख्याल रखें। तो उस पर पन किया हुआ होता है। जो लफ्ज़ और जो मुहावरा लोगों ने पहले से सुना होता है, तो उसको साथ वो रिलेट कर सकते हैं, और आपने उसमें अगर थोड़ी सी तब्दीली की है तो वो लोगों को इंटरेस्टिंग और फ़नी लगती है। इसी तरह जैसे एक है, होम इज़ वेयर द हार्ट इज़। अगर आप गार्डनिंग के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप कह सकते हैं होम इज़ वेयर द गार्डन इज़। और अगर आप ट्रैवलिंग के बारे में लिख रहे हैं तो आप कहें होम इज़ वेयरएवर योर सूटकेस इज़। तो क्योंकि जो लोग ट्रैवल करते हैं वो इस चीज़ के साथ रिलेट करेंगे कि वो कहीं पे भी जाके कंफर्टेबल हो सकते हैं। तो इस तरह आप जो मुहावरे हैं उनको चेंज कर सकते हैं। पन भी ऐसे ही होता है कि एक वर्ड को आप इस तरह यूज़ करें कि उसका एक और मीनिंग भी बन जाए, एक वर्ड के दो मीनिंग्स और आप दूसरे सेंस में यूज़ करें। जैसे ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है कि जो अंडों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो वो जहाँ पे EX वाले कोई लफ्ज़ हैं उसको वो EX की बजाय EGG लिख देते हैं, यानी एग। तो उसका साउंड ऑलमोस्ट बोलने में उसी तरह आता है, लेकिन वो अपने एग्स को वहाँ पे प्लग इन कर रहे होते हैं। जैसे लेट्स गेट एक्साइटेड फॉर एन आर्टिकल ऑन एग्स फॉर बेटर हेल्थ और द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो इसी तरह एग्जैक्टली को भी कई दफ़ा EGG के साथ लिखा जाता है व्हेन द फोकस इज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो दिस इज़ वन वे टू क्रिएट इंटरेस्टिंग कैप्शंस। फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे नॉवल हो, आर्टिकल हो, ब्लॉग हो, क्योंकि उसी को लोग देखते हैं और फिर फैसला करते हैं पढ़ना है या ये कोई ऐसी बात है या कोई कुछ अलग ये कहने वाला है। तो उसमें शुरू में ये है कि आपको या तो सोल्यूशन प्रेजेंट करें। ब्लॉग्स में बहुत कॉमन होता है कि आपको ये, हम कैप्शन में भी ये कह दिया जाता है कि 3 ways टू सॉल्व सच एंड सच अ प्रॉब्लम, या 3 hacks दैट विल मेक योर लाइफ ईजी, योर पेरेंटिंग ईजी, या कोई भी चीज़, योर सेविंग ऑन योर इनकम ईजी। तो इस तरह से करके कोई सोल्यूशन शुरू में प्रेजेंट करें और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दें जो कोई और नहीं दे रहा। जैसे कि कई दफ़ा जो इंटरव्यूज़ होते हैं या कोई पॉलिटिकल कमेंट्री होती है, उसमें ये होता है कि हमारे पास ये एक्सक्लूसिव कंटेंट है,
इस सर्टन पॉलिटिशियन से या कमेंटेटर से जो किसी और के पास नहीं है. सो इफ़ यू हैव एक्सक्लूसिव कंटेंट देन पीपल आर गोइंग टू डेफिनेटली क्लिक. एक और तरीका ये होता है कि कोई चौंका देने वाली डेटा दिया जाए ताकि उससे लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हो. ये जैसे एक्सप्रेस ट्रिब्यून में वो लोग जो प्रिंटेड अखबार है उसमें वो ये देते हैं, एक बॉक्स में बड़ी बड़ी इमेजेस देते हैं, दैट क्रिएट्स एन इंटरेस्ट इन व्हाट द रेस्ट ऑफ द आर्टिकल वुड बी. सो ये उन्होंने कहा है कि 26.3 मिलियन फेक और रेप्लिका मोबाइल डिवाइसेस हैं पाकिस्तान में. सो इट्स अ ह्यूज नंबर, इट्स अ वेरी ड्रामेटिक नंबर. इस टॉपिक पे अगर ब्लॉग लिखा जाए और इसके साथ शुरू करें, इट वुड हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट. इसी तरह एजुकेशन के बारे में जो अक्सर ब्लॉग्स और होते हैं उसमें वो शुरू करते हैं पाकिस्तान में 22.5 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं जिनको स्कूल जाने की उम्र के बच्चे. सो इट्स अ ह्यूज नंबर, तो इसलिए उससे इंटरेस्ट क्रिएट होता है. हाउएवर इट्स अ लिटिल ओवर यूज्ड क्योंकि हर शख्स वही यूज़ करता है एजुकेशन के बारे में आर्टिकल्स में. अपने कंटेंट को इस तरह फॉर्मेट करें कि वो आँख उसके ऊपर जल्दी जल्दी गुजर सके. जैसे कि बुलेट पॉइंट्स में जो चीज़ होती है, इट ब्रिंग्स द आई डाउन फास्टर उसको कहते हैं, यानी कि आपकी आँख ईजिली उसके ऊपर ट्रैवल करती है और वो आसानी से पढ़ा जाता है. अगर किसी ने स्कैन करना है या स्किम करना है, ज़ाहिर है लोग स्कैन या स्किम ही करते हैं, दे आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम बेस्ड ऑन योर कंटेंट. तो वो इसी तरह से फॉर्मेटेड हो, छोटी सब हेडिंग्स हो बीच में, बुलेट पॉइंट्स हों और इस तरह की चीज़ें हों ताकि आप उसको वो कर सकें, इजीली पैलेटेबल और डाइजेस्टेबल बना सकें. रिव्यू करें उसको, हमेशा रिव्यू करें और 1-2 दिन रखने के बाद उसको रिव्यू करें और देखें कि कहाँ पे आपने हो सकता है लफाजी की हुई है. एक ही चीज़ के लिए आपने 2 वर्ड्स यूज़ किए हुए. जैसे अगर आप कहें कि देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज़ फेस्ड बाय द पीपल इन साउथ पंजाब और द पीपल लिविंग इन इंटीरियर सिंध, जो भी आप बात करें तो आपने अगर प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज़ कहा है तो ये दोनों वर्ड्स का सेम मतलब है. सो मेक श्योर दैट यू डी क्लटर योर टेक्स्ट. अगर तो 2 लफ्ज़ आप इसलिए यूज़ करें दोनों का अलग अलग मीनिंग है एंड यू वांट टू कन्वे दैट मीनिंग, देन इट्स ओके. लेकिन रेपिटिशंस को और इस तरह की आप अपनी वोकैबुलरी की नॉलेज को शो करने के लिए या वर्ड काउंट को पूरा करने के लिए अगर आप वर्ड्स यूज़ करेंगे तो वो पढ़ने वाले के लिए बर्डनसम होगा बजाय इसके कि फ्लूइडली वो पढ़े या उसको रवानी से पढ़ सके. ठीक है. और गलतियाँ नहीं होनी चाहिए. स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, कई दफ़ा होता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी भी है लेकिन कुछ कॉमन एरर्स होते हैं जो सब करते हैं. कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो स्पेल चेक नहीं उठाता क्योंकि वो किसी और वर्ड के स्पेलिंग्स होते हैं. जैसे ड्राफ्ट और ड्राफ्ट 2 तरह होता है, DRAFT या DROUGHT. तो ये आपको फिर उसको खुद से देखना पड़ेगा और ध्यान से देखना पड़ेगा. ब्रेक टेक्स्ट विथ विजुअल्स. यूज़ विजुअल्स एंड इन्फोग्राफिक्स. अपनी आप एक फ़ोटो गैलरी बनाइए. आपके पास सेल फोन सबके पास होता है जिसमें कैमरा होता है. आप बाहर जाएं, कोई जैसे ट्रक्स के पीछे कोई फ़नी शायरी लिखी, आप उसकी इमेज बनाएं. कोई और आपको नज़र आए, बकरा ईद पे कोई बकरों की इमेजेस होती हैं फ़नी या इंटरेस्टिंग, आप वो तस्वीरें बनाएं. कोई प्लांट्स की हैं, कोई सनसेट्स की तस्वीरें हैं. अगर लोगों की हैं तो उनकी इजाज़त के साथ आप तस्वीरें बनाएं. कोई आपके इर्द गिर्द फ्रेंड्स हैं या कोई ऐसी ओकेजन है खाने की, अगर आप इफ़ यू आर इनटू फूड ब्लॉगिंग तो आप खुद अपनी चीज़ें जो हैं वो क्रिएट करें और ख़ुद अपनी फ़ोटोग्राफी क्रिएट करें और वो फाइल्स बना के रखें जो कि आप अपने फिर लिखने में अगर आपको यूज़ करने की ज़रूरत है तो वो आप बीच में यूज़ कर सकते हैं. इन्फोग्राफिक्स बनाना बहुत आसान है. उसके लिए कैनवा के ऊपर आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं. उसके अलावा जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है उसमें जो स्मार्ट आर्ट है उसके साथ आप प्ले अराउंड करके भी बना सकते हैं. उसमें कुछ तो फिगर्स बनी हुई हैं लेकिन उसमें बहुत गुंजाइश है कि आप उसको चेंज अराउंड कर लें. ये जो इमेज यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्मार्ट आर्ट के ऊपर बनाई हुई है लेकिन इसकी जो ओरिजिनल फिगर थी उससे बिल्कुल चेंज हो गई है और ये कोई बहुत ज़्यादा इसमें एडवांस टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए. कई दफ़ा ये भी होता है कि जब आप इमेज बनाते हैं किसी आर्टिकल के साथ जाने के लिए तो आपको खुद समझ आता है कि आपने अपना कंटेंट कोई घिचड़ पिचड़ किया हुआ है, नीटली लेड आउट नहीं है क्योंकि वो आपको इमेज में डालने में उसको मुश्किल आ रही है, इन्फोग्राफिक में डालने में मुश्किल आ रही है. सो क्रिएटिंग एन इन्फोग्राफिक इज़ अ गुड वे टू ऑल्सो रिव्यू योर कॉन्टेंट. और एंड पे ये है कि जहाँ पे आप अपने कैप्शंस को अच्छा बना रहे हैं और उसमें बुलेट्स डाल रहे हैं या उसको सब हेडिंग्स दे रहे हैं, विजुअल्स डाल रहे हैं, डोंट फॉरगेट द गोल ऑफ योर राइटिंग. उसकी टारगेट ऑडियंस कौन है और उसमें आपने मार्केटिंग करनी है, एजुकेट करना है, एंटरटेन करना है, कौन सा गोल है उसके मुताबिक और क्लाइंट की ब्रीफ के मुताबिक ही सारी चीज़ें होनी चाहिए, ना कि हमारी अपनी ज़ाती तस्कीन या क्रिएटिविटी की तस्कीन के लिए. ठीक है. सो दैट्स समथिंग इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. थैंक यू.